नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम पढ़ रहे थे फिल्टर, और दो प्रकार के फिल्टर को हमने पढ़ लिया है, जिसमें कि पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर आपका, और दूसरा था सीरीज इंडक्टर यानी कि श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। आज हम पढ़ेंगे एल सेक्शन फिल्टर, जिसको चोक इनपुट एलसी फिल्टर भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो हमने पहले पढ़े थे, एल फिल्टर को हमने अलग से पढ़ा, सी फिल्टर को हमने अलग से पढ़ा, उन दोनों को यहाँ पर कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे, और उनकी जो प्रॉपर्टी थी एल और सी की, उनका आपको ध्यान होना चाहिए, जो कि मैंने सबसे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर जरूर करें। आज का हमारा लेक्चर है जनरल बीएससी थर्ड ईयर का, यूनिट नंबर 2 का, लेक्चर नंबर है 23। लगभग 25 लेक्चर होंगे इस यूनिट के। उसके बाद हमारी जो सेकेंड यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें एल सेक्शन फिल्टर है, वो किसे कहते हैं, इसका नाम एल सेक्शन क्यों है। इसको चोक इनपुट एलसी फिल्टर भी कहते हैं। चोक यहाँ पे देखें, चोक का मतलब यहाँ पे मोस्टली एल से होता है, ठीक है ना। चोक कुंडली कह सकते हो, एल से होता है। ये फिल्टर है वो एक स्टेज पे जाके एल फिल्टर की तरह ही व्यवहार करने लग जाता है, इसलिए इसको चोक इनपुट यानी कि चोक निवेशी एलसी फिल्टर भी बोला जाता है। एल अनुभाग फिल्टर, देखें एल का मतलब है इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एल आकृति जैसी होती है, इसलिए इसका नाम एल अनुभाग फिल्टर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी बनावट देखेंगे, फिर हम इसके कार्य प्रणाली देखेंगे, और फिर हम इसके ओर्मिका गुणा को ज्ञात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, जिससे कि आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी बनावट, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। इसमें जो लोड प्रतिरोध होता है RL, उसके समांतर क्रम में आप एक संधारित्र ऐड करेंगे, और इसके श्रेणी क्रम में कुंडली जोड़ते हैं, प्रेरक कुंडली जो L है उसको जोड़ेंगे। इसीलिए इसको LC फिल्टर बोला जाता है, क्योंकि इसमें L भी जुड़ा रहता है, C भी जुड़ा रहता है, इसलिए इसको LC फिल्टर कहते हैं। लेकिन इसकी जो आकृति है वो L आकृति जैसी होती है, इस वजह से इसको L अनुभाग एल सेक्शन फिल्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ देखें आप, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, यहाँ पर ये जो इतना डायग्राम है, ये पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य का है, और इसके आगे हम इस फिल्टर को ऐड कर देते हैं। यानी यहाँ लिखा है फ्रॉम रेक्टिफायर, यानी जो दिष्टकारी से जो वोल्टेज जो करंट आएगी उसको अपने फिल्टर में ऐड करना है। और यहाँ पर ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, RL के श्रेणी क्रम में L जोड़ दिया, और RL के समांतर क्रम में C जोड़ दिया। तो यहाँ पर जो आकृति बनी वो उल्टे L जैसी आकृति है, इसलिए इसका नाम L सेक्शन फिल्टर रखा जाता है। अब ये काम कैसे करेगा, इसको हम डायग्राम के सहायता से समझ लेते हैं। यहाँ से जो इनपुट आएगी, इसके पास जो वोल्टेज आएगी फिल्टर के पास, उसमें उर्मिका घटक होते हैं, यानी AC भी होते हैं और DC भी होते हैं। क्योंकि दिष्ट कार्य पूर्ण रूप से दिष्ट कण नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर जब L के पास आएगा तो L की प्रॉपर्टी क्या होती है, L की प्रॉपर्टी होती है कि वो AC को रोकता है, DC को जाने देता है। तो यहाँ पर आपके पास DC आपको मिलेगी, लेकिन जो DC मिलेगी वो प्योर रूप से DC नहीं होती है, उसमें भी उर्मिका गुणांक यानी उर्मिका घटक होते हैं। उर्मिका घटक को ही प्रत्यावर्ती घटक कहा जाता है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि उर्मिका गुणांक जितना कम से कम होगा उतने ही प्रत्यावर्ती घटक कम से कम होंगे, यानी कि उतने ही ज्यादा दिष्ट घटक उसमें प्रेजेंट होंगे। तो जब ये यहाँ पर जो इसकी आउटपुट आएगी L से, उसमें उर्मिका घटक भी होते हैं, यानी प्रत्यावर्ती घटक भी होते हैं। अब जो C होता है, वो C क्या करता है, AC को तो जाने देता है, DC को वो रोकता है। तो इस C का मान कम से कम होना चाहिए, इसका प्रतिघात कम से कम होना चाहिए, जिससे कि आसानी से AC को जाने दे, यानी जो उर्मिका गुणांक है उसको पास कर दे, और आपके DC है वो आपको RL पे यहाँ पर मिल जाए। तो इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि यहाँ पर जो L है उसका प्रतिघात तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि वो AC को पहले ही बहुत कम कर दे, और उसके बाद जो भी शेष रह जाते हैं उनके लिए C का जो प्रतिघात है, इनका रिएक्टेंस है, वो इतना कम होना चाहिए कि उन उर्मिका गुणांक को आसानी से अपने से पास कर दे, जिससे कि आपको आउटपुट में DC मिलती है। तो यहाँ पर हम इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए वर्किंग किस प्रकार से होती है, मैंने आपको बताया अभी। जब दिष्ट कार्य से प्राप्त स्पंदमान दिष्ट वोल्टता L से प्रवाहित होती है, तो ये दिष्ट घटक को तो जाने देता है, यानी DC को पास करेगा, और प्रत्यावर्ती घटक जिसे उर्मिका घटक भी कहते हैं उनको वो रोक लेता है। लेकिन जो उर्मिका घटक शेष रह जाते हैं, यानी जो L के रोकने के बाद भी शेष रह जाते हैं,
उनको जो कैपेसिटर है वो बाईपास यानी उपपथ देता है, जिससे कि वो एसी घटक इसमें से पास हो जाएंगे और डीसी घटक को वो रोक लेगा, जो कि आपको आरएल से प्रवाहित हो जाएंगे लास्ट में। अतः एल का प्रतिघात वो अधिक से अधिक होना चाहिए, जिससे कि पहले ही जो एसी घटक है उनको कम किया जा सके, लेकिन फिर भी जो शेष रह जाते हैं वो सी में से पास करवाने के लिए आपको सी का प्रतिघात क्या करना पड़ेगा, कम से कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो प्रतिघात है वो ओमेगा एल होता है और सी का प्रतिघात 1/ओमेगा सी होता है। तो यहाँ पर ये मेन कॉन्सेप्ट इसका रहेगा कि ओमेगा एल वेरी वेरी ग्रेटर देन आपको ओमेगा सी करना पड़ेगा। तो अब हम इस पे जो फूरिये प्रसार से हमने लास्ट वाले टॉपिक के अंदर भी सीरीज इंडक्टर फिल्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको फूरिये प्रसार से एक वोल्टेज बताई थी, वो समीकरण आपको याद रखनी है। बिल्कुल एज इट इज वही समीकरण आपको यहाँ पे भी अप्लाई करनी है, लेकिन इसको जो सोल्व करने का तरीका है वो थोड़ा सा यहाँ पर अलग रहेगा। फिल्टर पर निवेश वोल्टता फूरिये प्रसार से V नोट बराबर 2 em पाई माइनस 4 em/3 पाई कोस 2 ओमेगा टी माइनस 4 em/15 पाई कोस 4 ओमेगा टी। तो यहाँ पर आगे भी पद चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य जो पद होते हैं वो होते हैं शुरू वाले दो पद। अब इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये है वो डीसी को बताता है और ये कोस वाले घटक हैं वो एसी घटकों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में एडीसी और आईडीसी का मान निकाला था, बिल्कुल वैसे आपको निकालना है। तो एडीसी बराबर होता है 2 em/पाई, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डीसी को यही रिप्रेजेंट करता है। और अब यहाँ पर हमने आईडीसी का मान निकाल लिया 2 em/पाई आरएल, लोड प्रतिरोध यहाँ पर आरएल आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है एसी घटक का मान। तो एसी घटक के लिए आपको सिर्फ यही स्टेप काम में लेना है, यही मुख्य पद इसका होता है। तो समीकरण एक के प्रथम पद से EAC का मान क्या निकलेगा, 4 em/3 पाई कोस 2 ओमेगा टी। समीकरण नंबर आ गई 3। अब यहां तक तो ऑलमोस्ट था सेम, जो हमने श्रेणी प्रेरकताओं के अंदर भी पढ़ा था, सीरीज इंडक्टर में भी पढ़ा था। लेकिन इसके आगे जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था अभी आपको कि L का मान बहुत ज्यादा होता है C के कंपैरिजन में, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करते हुए हमें इसकी RMS वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आवृत्ति है वो डबल है, 2 ओमेगा है, तो जहां पर भी ओमेगा आएगा उसको 2 ओमेगा से रिप्रेजेंट करना होगा। तो आवृत्ति 2 ओमेगा पर संधारित्र का प्रतिघात क्या होगा, XC बराबर 1/2 ओमेगा C होगा, क्योंकि XC बराबर 1/ओमेगा C होता है और आवृत्ति डबल होने से 2 ओमेगा C यहाँ पर हो जाएगा। तो RL की तुलना में इसको हम नेगलेक्ट मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि अभी मैंने बोला था कि C का मान कम से कम होना चाहिए, उसका प्रतिघात कम से कम होना चाहिए। तो उस प्रतिघात के कंपैरिजन में आपका RL और आपका ओमेगा L जो है वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए संपूर्ण उर्मिका गुणांक L/C से प्रवाहित हम मानेंगे, यानी RL के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है। तो आप क्या मानोगे, आप ये मान सकते हो कि यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी वो इसके कंपैरिजन में इन दोनों से यहाँ पर पास हो जाएगी। तो यहाँ पर आप IAC का मान निकालेंगे, जो I बराबर V/R ओम नियम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर आएगा EAC, क्योंकि ऊपर वोल्टेज लगाना है, तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, DC नहीं है, ये AC है, यहाँ पर भी ये AC है। तो EAC/XL माइनस XC, क्योंकि नीचे तो प्रतिरोध आएगा और प्रतिरोध यहाँ पर प्रतिघात के रूप में है, क्योंकि हम C और L से धारा को प्रवाहित करते हुए बता रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि XL का मान बड़ा होता है, XC का छोटा होता है, तो XL में से XC हमने माइनस कर दिया और XL का जो प्रतिघात है वो होगा 2 ओमेगा L, क्योंकि आवृत्ति डबल है, और XC का होगा 1/2 ओमेगा C। तो यहाँ पर मैंने इसमें वैल्यू रख दी है, IAC बराबर EAC/2 ओमेगा L माइनस 1/2 ओमेगा C। यहाँ पे गलती से EDC लिखा हुआ है, तो आप नोट्स बनाते समय इसे सही कर लेना, यहाँ पर EAC होगा। अब इसके बाद जो EAC की वैल्यू है वो यहाँ पे मैं रख देता हूं, जो थी 4 em/3 पाई कोस 2 ओमेगा टी, क्योंकि ये प्रत्यावर्ती घटक था। अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 2 ओमेगा C एलसीएम नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस के 1 और बाकी रहेगा एज इट इज। तो ये 2 ओमेगा C ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8 em ओमेगा C, नीचे 3 पाई रह जाएगा, 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 और कोस 2 ओमेगा टी यहाँ पर आ जाता है। अब हमें वैल्यू निकालनी है RMS वैल्यू। RMS वैल्यू चाहिए, तो इसको मैंने लिखा I-RMS। तो RMS वैल्यू में क्या होता है, इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकलेगी, जो कि हमने पिछली वीडियो में निकाल के आपको दिखाई थी, 1/√2 आएगी।
तो यहाँ पर ये तो रहेगा एज इट इज और इसकी वैल्यू 1/√2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। और यहाँ से आप वोल्टेज भी निकाल सकते हैं E डैश RMS जो कि V इक्वल्स IR ओम रूल से होती है। तो यहाँ पे जो I डैश RMS की वैल्यू आपने निकाली है उसको सिर्फ आपको R से मल्टीप्लाई करना, लेकिन यहाँ पे R डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पर R क्या होगा XC होगा, क्योंकि सबसे कम जो प्रतिघात है वो उसका है और उसी से ही आप पास करवा रहे हैं करंट को। तो यहाँ पर XC हो गया और XC की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 ओमेगा C। तो ये 2 ओमेगा C नीचे लग जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर आप I डैश RMS की वैल्यू रखेंगे। तो ये वैल्यू अभी जो हमने निकाली थी वो रख दी। अब यहाँ से ओमेगा C से तो ओमेगा C कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4। तो यहाँ ऊपर बचेगा 4 EM/3 π√2 और ब्रैकेट में 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस के 1। तो यहाँ पर आपको रिपल फैक्टर ज्ञात करना है। हर एक फिल्टर में हम रिपल फैक्टर ज्ञात करते आ रहे हैं। उनके कंपैरिजन से आप देख सकते हो कि जिसका ओर्मिका गुणांक कम से कम होगा वही फिल्टर सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो ओर्मिका गुणांक यहाँ पर R क्या होगा, RMS वोल्टेज अपॉन डिस्ट वोल्टेज। RMS वोल्टेज एक AC वोल्टेज ही होती है। तो RMS वैल्यू ये रही हमारे पास, ये जो इक्वेशन है वो RMS की है। और डिस्ट वोल्टेज जो हमारे यहाँ पर थी EDC का मान आप देख सकते हो, ये EDC अपॉन में आपको लेके जानी है। तो यहाँ से जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर देखें वैल्यू पुट करेंगे तो ओर्मिका गुणांक R बराबर क्या आएगा, ये तो होगी आपकी RMS वैल्यू, RMS वोल्टता, और उसके अपॉन में डिस्ट वोल्टता लगाओगे तो 2 EM नीचे आ जाएगा, पाई चला जाएगा ऊपर। अब यहाँ से आप देख सकते हो EM से EM कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से यहाँ पे आ जाएगा 2, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2, नीचे 3√2 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस के 1। और अब आप देखें 2 जो है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो ये √2 से ऊपर वाला एक √2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा √2 जो कि यहाँ पर आ गया अपॉन 3, बाकी है एज इट इज। अब जो √2 है उसमें आप 3 का भाग देंगे, यानी √2 की वैल्यू होती है 1.414, इसमें 3 का आप भाग देंगे तो आपके पास आएगा 0.47 अपॉन 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1। ये आ जाएगा आपके पास ओर्मिका गुणांक का मान। लेकिन आपका टॉपिक अभी यहाँ पर खत्म नहीं होगा। देखें उर्मिका गुणांक है वो यहाँ पर RL पर निर्भर नहीं करता, फॉर्मूले में आपके पास RL नहीं आया है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका L सेक्शन फिल्टर होता है उसमें RL पर ओर्मिका गुणांक निर्भर नहीं करता है। लेकिन जब आपका 4 ओमेगा स्क्वायर LC 1 से काफी ज्यादा बड़ा होगा तो आप R को क्या कर सकते हैं, न्यून मान सकते हैं। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमें ओर्मिका गुणांक को और कम करना है तो हमें इस 1 के कंपैरिजन में इस 4 ओमेगा स्क्वायर LC को बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब 4 ओमेगा स्क्वायर LC की वैल्यू काफी ज्यादा होगी 1 से, तो 1 इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ बचेगा 4 ओमेगा स्क्वायर LC जो कि यहाँ पर आ गया R इक्वल्स 0.47 अपॉन 4 ओमेगा स्क्वायर LC। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.118 अपॉन ओमेगा स्क्वायर LC। यहाँ पर ये ओर्मिका गुणांक का मान देख सकते हो। इसमें आप फ्रीक्वेंसी में लेना चाहते हैं तो ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर c। तो यहाँ पर ये दो वैल्यू जो हैं वो ओर्मिका गुणांक की आती है। तो यहाँ पर इन दोनों ही फॉर्मूलों से आप ये देख सकती हैं कि जो ओर्मिका गुणांक है वो आवर्ती के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, c के भी व्युत्क्रमानुपाती है और l के भी व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस प्रकार से ये रिलेशन आता है। अब इसके अंदर एक टॉपिक छोटा सा और रह जाता है। इसके अंदर एक पॉइंट आता है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इनपुट इंडक्टर, यानी कि जो निवेशी श्रेणी प्रेरकत्व है उसका क्रांतिक मान क्या होता है। देखें क्रांतिक मान के अंदर ये ग्राफ आप पहले देखें, IDC का मान है और यहाँ पर है EDC का मान। तो जब EDC का मान मैक्सिमम होता है उस कंडीशन में IDC का मान कम होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये वैल्यू डिक्रीज होके और ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो जाती है जो कि IK को रिप्रेजेंट करती है। IK यहाँ पर एक ऐसा निश्चित मान है जिसके बाद क्रांतिक अवस्था आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी ये क्रिटिकल पोजीशन को ही रिप्रेजेंट करती है। अगर आप समय के साथ यहाँ देखें तो IAC जो है वो इस प्रकार से चेंज होता है, क्योंकि AC है वो तो चेंज ही होती है। लेकिन जब क्रांतिक अवस्था होगी, क्रिटिकल पोजीशन होगी, तो जो IDC है वो IK के बराबर हो जाती है। यानी जो DC घटक हैं वो क्रांतिक अवस्था में IK के इक्वल हो जाते हैं, उस निश्चित मान के बराबर हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। इस प्रकार से ये DC में कन्वर्ट करता है।
तो क्रांतिक अवस्था में क्या होता है, IDC का मान I K के बराबर होता है और वो होगा 2Em/πr। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और प्रथम AC घटक कौन सा था, 4Em/3π cos 2ωt वाला। तो वहां पर यहां पर हम रेजिस्टेंस बता रहे हैं, तो यहां पर शिखर मान क्या होगा 2Em/3π Z2 यहाँ पर एक प्रतिबाधा है जिसके अंदर हम XL और XC को यूज करेंगे। यहाँ पर cos 2ωt को हटा दिया गया है क्योंकि शिखर मान हमने बताया कोई फाइनाइट वैल्यू हमने ले ली है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों वैल्यू जो है वो आपको इक्वल रखनी है क्रांतिक अवस्था में। तो 2Em/πr बराबर 4Em/3π Z2 और यहाँ से जो चीजें कैंसिल होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। R का मान यहाँ पर आएगा 1.5 Z2। अब यहाँ पर Z2 क्या है, Z2 L और C के प्रतिघात से मिलकर बनी हुई है और हमने ये कहा था कि हमें इंडक्टर की वैल्यू C से ज्यादा लेनी है। तो ओमेगा L का मान ओमेगा C से क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा यहाँ पर। तो आप 1/ωc को नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो Z2 हमारे फॉर्मूले में जो अभी आया था, हमने जहाँ पे कॉमन लिया था 2ωL - 1/2ωc, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है। तो यहाँ पर सिर्फ 2ωL आप रखेंगे Z2 की जगह। तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा R = 1.5 × 2ωL और यहाँ से आप L की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि ये हो जाएगा यहाँ से 3 और R/3 ओमेगा और R = 3ωL। यानी यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल सकते हो, L की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब जो आपका फॉर्मूला था क्रांतिक अवस्था में IDC = IK = 2Em/πr। ठीक है, तो यहाँ पे R की जगह आप क्या रखेंगे 3ωL यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3πωL। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रांतिक अवस्था में जो L है वो नीचे आ रहा है। तो IK का मान आपको कम से कम करने के लिए अधिक प्रेरकताओं का यूज करना पड़ेगा, यानी इंडक्टर को आपको काफी ज्यादा वैल्यू वाला लेना पड़ेगा। यानी कम से कम IK का मान का मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये घट के लगभग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से DC में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको L का मान बहुत ज्यादा चाहिए, उसका प्रतिघात बहुत ज्यादा चाहिए और जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस है वो कम से कम होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहें और इसके बाद हम पढ़ेंगे पाई सेक्शन फिल्टर के बारे में। इसके बाद आपकी यूनिट है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी। 1-2 टॉपिक बचेगा, मैं उसको सिलेबस में देख के उसके बाद आगे की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।